Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about how you are able to find a least or smallest number in the array in microcontroller। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, उसमें मैंने क्या दिखाया है कि आप जो डेटा अपलोडेड है मेमोरी लोकेशन में उसमें से कौन सा मैक्सिमम डेटा है और लार्जेस्ट डेटा है वो कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हो। दूसरा, जब आपको लिस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हो। तो मैं पहले तो मेमोरी लोकेशन ले लेता हूँ। एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन ये हमारी है 3000, 3001, टोटल 10 लोकेशन है 3002। आप कोई भी लोकेशन ले सकते हो, कितनी भी लोकेशन ले सकते हो, लेकिन मैं ये प्रोग्राम में टोटल 10 लोकेशन लेके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 3008 एंड लास्ट 3009। तो ये टोटल कितनी लोकेशन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके ऊपर जो अवेलेबल डेटा है वो कौन सा है 52, 64, 5F, 37। कोई भी डेटा अवेलेबल हो सकता है। इसमें सिंपली ये डेटा दिखाया है कि ये डेटा अवेलेबल है ये लोकेशन के ऊपर। तब सिंपली यहाँ देख सकते हो, सॉरी 5264 57 37 50 08 19 58 46 एंड 18। तो अब ये डेटा में से देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि सबसे छोटा डेटा कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो कि 0 है, ये वाला डेटा सबसे छोटा है। तो जब हमको प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि फाइनल जो हमारा आंसर आए वो क्या आए 0A आए। 0A क्या है, इसका आंसर है इसमें ये मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो 10 डेटा अवेलेबल है उसमें से सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा डेटा 0A वाला है। तो अभी आपको यही कॉन्सेप्ट और यही थिंग्स और यही चीज़ आपको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें क्या करेंगे हम, प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, पहले तो मैं ऐसा दिखा दूँ। सबसे पहले आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने के पहले उससे पहले उसका लॉजिक सोचना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो ये मेमोरी लोकेशन पे डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में ले लेंगे, फिर उसको बी में ले लेंगे, डेटा को बी में ले लेंगे। क्यों बी में लेंगे, क्योंकि हम जब इंक्रीमेंट DPTR करेंगे और फिर से जो डेटा लेंगे वो सिंपली एक्यूमुलेटर में ही आएगा, डायरेक्टली बी रजिस्टर में हम डेटा नहीं ले सकते। तो ऐसे हमको पहली बार मिलेगा, ये दूसरी बार करेंगे। तो अभी ये डेटा और ये डेटा को कंपेयर करेंगे। इफ A इज ग्रेटर देन B, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि A ग्रेटर देन B है, तो उसमें जो छोटा नंबर कौन सा है, B वाला नंबर है। B नंबर छोटा है तो B नंबर को अभी B में ही रहने देंगे। अभी यहाँ पर लॉजिक कैसा है पता है आपको, कि हमेशा एक्यूमुलेटर में वैल्यूज चेंज होती जाती है। हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करने वाले हैं इसमें, मूव एक्स एक्यूमुलेटर @DPTR। मतलब पहले DPTR का लोकेशन 3000 हेक्स होगा तो उसका डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। सेम जब दूसरी बार हमारा इंक्रीमेंट DPTR होगा, इंक्रीमेंट DPTR मतलब अभी 3001 पे चला जाएगा DPTR, और जब हम फिर से मूव एक्स इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे तो जो एक्यूमुलेटर में ही डेटा चेंज होगा। एक्यूमुलेटर में 3001 के लिए जो डेटा है वो 64। तो आप देख सकते हो कि हमेशा एक्यूमुलेटर में हमारा डेटा चेंज हो रहा है, A में डेटा चेंज हो रहा है, B में सेम हो रहा है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करवा रहे हो कि A की वैल्यू B से ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं है, हमको B में जो वैल्यू है वो कम है, ऐसा हमको पता चल गया। अभी फिर से हम A को इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब A को इंक्रीमेंट अभी 64 5A के लिए करेंगे, 5F के लिए करेंगे। तो 5F अभी एक्यूमुलेटर में आएगा, क्योंकि हमेशा ये वाली इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर वाली लगती है। तो 5F एंड B में तो ऑलरेडी वही रहेगा। एक्यूमुलेटर का कंटेंट ही चेंज होता है क्योंकि हम ये वाले इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। हम ये वाले इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ कर सकते, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। हमेशा डेटा एक्यूमुलेटर में ही चेंज होगा, ये इंस्ट्रक्शन ही चलेगी। तो उसके कारण हमारा एक्यूमुलेटर चेंज हुआ, लेकिन बी रजिस्टर तो वही हुआ। तो अभी आप कंपेयर करोगे कि A इज ग्रेटर देन B और A इज लेस देन B।
तो ये दोनों का कंपैरिजन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए इज लेस देन बी। तो ये वाली कंडीशन में आपकी कैरी जनरेट होगी। क्यों कैरी जनरेट होगी? क्योंकि हम कंपेयर करवा रहे हैं CJNA इंस्ट्रक्शन से। ये मैं प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले लॉजिक समझ लो। तो जो कैरी जनरेट हुई वो कैरी इंडिकेट करेगी कि आपका जो कंटेंट है, ए में जो कंटेंट है वो बी से कम है, तो फिर ए का कंटेंट आपको बी में मूव कर देना पड़ेगा। मतलब कि इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन पे हम जंप करेंगे जहाँ पर हमारा ये 52 था। ओके, ये 52 था, तो 52 इज 52 एंड 5 ये दोनों का कंपैरिजन है बराबर। तो इसमें तो a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b, तो b 52 ही रहेगा। लेकिन जब 37 आएगा, लेट मी एक्सप्लेन, जो आप कंफ्यूज हो गए हो तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि जो पहला हमारा b सबसे कम वाला था वो b 52 ही था, उसने पहले 64 से कंपेयर किया, तो a इज ग्रेटर देन b, ये a इज ग्रेटर देन b आया, तो फिर b का डेटा चेंज नहीं होगा। फिर हमने एक्यूमुलेटर इंक्रीमेंट किया 5f आया, तो 5f इज ग्रेटर देन 52, तो भी b का डेटा चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब अगेन इंक्रीमेंट किया तो 37 इज ग्रेटर देन 52, तो इस टाइम के ऊपर आपको b का डेटा चेंज कर देना पड़ेगा और b में भी 37 आ जाएगा। मतलब b क्या रिप्रेजेंट करता है? लिस्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है। लिस्ट नंबर हमारा b में आ गया। सेम हम सभी में आगे चलते जाएंगे और चलते जाएंगे और लास्ट में जो हमारा b में लिस्ट नंबर 0 है मिल जाएगा, और आप उसको कोई भी लोकेशन के ऊपर या फिर कोई भी रजिस्टर में आप डेटा, लेट्स कंसीडर के हमारा आंसर हमको R1 रजिस्टर में चाहिए, तो फाइनली आपको एक ही इंस्ट्रक्शन ऐसा यूज करना पड़ेगा कि जो हमारा B में हमारा लास्ट आंसर आया लिस्ट नंबर वाला वो R1 में चला गया और आपको फाइनली आंसर ऐसा मिल गया। बस सिर्फ यही लॉजिक का यूज करना है। कल भी मैंने वीडियो रखा था तो लॉजिक यही था। अभी ये सेम लॉजिक को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अभी हम प्रोग्राम लिखने का स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहली इंस्ट्रक्शन आप कौन सी यूज करते हो? ORG 0000 हैश फॉर इनिशियलाइजेशन, फॉर इनिशियलाइजिंग दी प्रोग्राम इन के। दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी? मूव DPTR 3000x। ये क्यों आएगी? क्योंकि हमारी मेमोरी लोकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसको हमने DPTR में डाल दिया। DPTR इज अवर 16 बिट रजिस्टर। कोई भी ये 16 बिट डेटा है। ये डेटा क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअली इट इज अ मेमोरी लोकेशन, लेकिन DPTR के लिए हमको बताना तो पड़ेगा कि ये वाली लोकेशन है, इसके कारण हमको यहाँ स्टोर करना पड़ेगा। और DPTR हमारा 16 बिट रजिस्टर अकेला माइक्रो कंट्रोलर में है, इसके कारण वो स्टोर करता है हमारा ये वाला डेटा। एक्चुअली इसके लिए ये डेटा है। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा DPTR कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जब हम उसके बाद मूव @ वाला इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन जब हम आगे यूज करेंगे तब क्या होगा? DPTR तब जो ये वाली लोकेशन के ऊपर डेटा है मतलब 52, तब वो 52 हमारा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंट ये है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी इसके आगे टोटल कितने डेटा अवेलेबल है और टोटल कितने डेटा के लिए मैं ये कितने डेटा की एरे है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल कितने डेटा की एरे है। तो हमने कंसीडर किया है 10 डेटा की एरे है, तो उसके लिए मुझे काउंटर डालना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि 10 डेटा की एरे है। उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा? अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ये क्या करेगा? DPTR का कितना है हमारा? 3000 हेक्स है। तो वो लोकेशन पे जो डेटा है, वो लोकेशन पे कौन सा डेटा है? 3000 हेक्स पे जो 52 है वो हमारा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। ये @ वाला इंस्ट्रक्शन वो डिफाइन कर रहा है कि वो लोकेशन पे जो डेटा है, लोकेशन पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो हमारा एक्यूमुलेटर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 52 हेक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैंने दिखाया था कि आपको स्टोर करना पड़ेगा B रजिस्टर में। क्यों? क्योंकि हर बार ये इंस्ट्रक्शन आएगा तो हर बार नया डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा है
वो कहीं पे मुझे स्टोर करना पड़ेगा, तो वो उसको मैंने बी में स्टोर कर दिया, मतलब अभी हमारा बी भी 52 हेक्स हो गया। इसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शन है, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0 R0 L2। ये इंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंट क्या है कि हम R0 के लिए 0, टोटल कितने डेटा है 10 डेटा है, तो उसमें 10 डाला है। अभी हम डिक्रीमेंट करेंगे, पहली बार डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 09 होगा, R0 हमारा 09 होगा, तो वो चेक करेगा। डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0, जो 0 नहीं है, R0 हमारा 0 नहीं है, तो वो कहाँ पर जंप करेगा, L2 पे जंप करेगा। और 0 है तब क्या, तब एज जंप स्टॉप, हमारा प्रोग्राम स्टॉप कर देगा। मतलब 0 कब आएगा, R0 0 कब होगा, सभी डेटा हमने ले लिया, सभी का मैनिपुलेशन कर लिया, उसके बाद ही हमारा R0 0 आएगा। इज नॉट इट, क्यों पहले R0 हमारा 0 था, फिर डिक्रीमेंट एक बार करेगा 09 होगा, तो फिर वो L2 पे जंप करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वापस आएगा, वापस वो चेक करेगा 0, फिर 08 होगा, फिर से वो L2 पे जंप करेगा, फिर से वापस आएगा। ये 08 क्यों करते हैं मैं 0807, क्योंकि पहले ये डेटा ले लिया, फिर ये डेटा ले लिया, ये डेटा ले लिया, ये डेटा लिया, सब डेटा लेने के बाद आपको पता तो चलेगा ना कि उसको प्रोग्राम को बताना तो पड़ेगा ना, हमने सब डेटा ले लिए, अभी आगे कुछ नहीं करना है, इतने ही डेटा का काम था, इतने डेटा हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो दिखाने के लिए ही ये रजिस्टर का और ये काउंटर रजिस्टर का हम यूज करते हैं। अभी L2 पे जंप हुआ, तो L2 पे वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट DPTR करेगा। क्यों इंक्रीमेंट DPTR करेगा, क्योंकि हमने पहला डेटा तो ले लिया, अभी कंपेयर कितने डेटा का करते हैं, कंपेयर हमेशा 2 डेटा का होता है, तो हमने तो ऑलरेडी एक ही डेटा लेके रखा है, वो हमारा बी में है। अभी इंक्रीमेंट DPTR करेंगे तो हमारा DPTR जो स्टार्टिंग में कितना था 3000 हेक्स था, वो इंक्रीमेंट होकर 3001 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, मूव एक्स @DPTR, मतलब अभी 3001 मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आएगा, मतलब ये वाला डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में आएगा, तो हमारा एक्यूमुलेटर अभी चेंज हो गया 64 हेक्स। अभी आपको ये इंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंट पता चला कि जो मैंने ये डेटा स्टोर नहीं किया होता, यहाँ पर 52 स्टोर नहीं किया होता, तो मेरा एक्यूमुलेटर चेंज होकर डायरेक्टली 64 हो जाता, तो अगले वाला डेटा, ये डेटा तो चला ही जाता, तो कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, ये तो दोनों सेम ही रह गए, फिर तो 64 अकेला ही रह गए, अगले वाला कौन सा डेटा वो तो हम भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने एक इंस्ट्रक्शन ऐड किया जो ये डेटा को स्टोर कर देगा। अभी हम कंपैरिजन कराएंगे ये 2 डेटा का, 52 और 64 का कंपैरिजन करवाएंगे। उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है CJNE A and P, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, जंप कब करना है, इफ नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है तब जंप करना है। कहाँ पर जंप करना है, एक लोकेशन दे देता हूँ A1, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। तो अभी हमारे पास A कौन सा है, तो A 64 है, यहाँ से देख सकते हो, और B कौन सा है 52 है, मतलब A 64 एंड B 52, ये दोनों का कंपैरिजन हमने किया। CJNE इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, तो ये दोनों कंपेयर किया। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद सिंपली आपका कैरी बिट ही अफेक्ट होगा और कैरी फ्लैग ही अफेक्ट होगा। A और B में जो डेटा है वो सेम ही रहेंगे, A और B सेम ही रहेंगे, मतलब ये डेटा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि 2 नंबर को कंपेयर करता है और कंपैरिजन के बाद जो आउटपुट देता है वो सिर्फ कैरी फ्लैग में देता है। कंपैरिजन करने के बाद कौन सा आउटपुट देगा, क्या आउटपुट देगा, इफ A इज ग्रेटर देन B होगा, कंपैरिजन A और B का हो, जो A इज ग्रेटर देन B होगा तो हमारा कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब A इज लेस देन B होगा तब हमारा कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा। तो ये मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि A की वैल्यू 64 है और B की वैल्यू 52 है, तो 64 माइनस 52 इजीली हो जाता है 2 1, लेकिन जब 52 माइनस 64 करता हूँ, 52 माइनस 64 करता हूँ,
तो माइनस में आंसर आता है, और जब माइनस में आंसर जाता है तब टू साइन मेथड माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है, जो कि हमारा कैरी बिट को 1 कर देता है। तो ये इंस्ट्रक्शन का ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिखा देगा कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो कैरी जनरेट नहीं होगा, ए इज लेस देन बी होगा तो कैरी जनरेट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए, ये कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए मैंने CJNE कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज किया है। अभी आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर दोनों में सेम डेटा होगा तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, तो सीधा वापस चले जाओ एस जंप L3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वो फिर से डिक्रीमेंट करेगा R0 को और फिर से आगे वाला डेटा लेगा यहाँ से और फिर वापस कंटिन्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हमारा डेटा कौन सा था, A में 64 था और B में 52 था, तो वो यहाँ पर जंप किया A1 के ऊपर। तो A1 में हम क्या करेंगे, इन जंप इफ नॉट कैरी देन L3 कैरी जनरेट नहीं हुआ, मतलब A की वैल्यू ग्रेटर देन है B की वैल्यू, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर चले जाएंगे। आपको सिंपल ही आंसर कहाँ मिलता है, लिस्ट आंसर, ये दोनों में से अभी तो A इज ग्रेटर देन B है, लेकिन फाइनल आंसर हमारा R1 कहाँ स्टोर होगा, B में स्टोर होगा। मैंने ऑलरेडी लॉजिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि B में डेटा लास्ट आंसर मिलेगा और वो R1 में चला जाएगा। तो A इज ग्रेटर देन B का मीनिंग क्या है कि ऑलरेडी B में लिस्ट नंबर है, तो फिर देखने की बात ही नहीं है, B में लिस्ट नंबर है मतलब आगे वाला नंबर देखो। तो ये इंस्ट्रक्शन वही देख रहा है कि जंप इफ नॉट कैरी A इज ग्रेटर देन B, तो वापस चले जाओ और फिर दूसरा डेटा ले और ट्राई करो। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो कहाँ आता है, B रजिस्टर में आता है, और हमको चाहिए भी क्या, B रजिस्टर में चाहिए भी क्या, लिस्ट नंबर चाहिए। ये दोनों के लिए अभी कंपेयर करें तो लिस्ट नंबर कौन सा है, 52 है, तो 52 ऑलरेडी B में है, तो फिर ये इसका ये जो बड़ा नंबर है 52 है, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये हमको पता ही है कि 52 छोटा वाला नंबर है, तो हम वापस चले जाएंगे L3 में। लेकिन ऐसा हुआ कि B में A से ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये इंटरचेंज हो गया, तब A इज लेस देन B, तब कैरी जनरेट होगा। तो कैरी जनरेट होगा तब हम कहाँ जंप करेंगे, एस जंप L1, यहाँ पर जंप करेंगे। क्यों, क्योंकि वो नंबर स्टोर करवाएंगे। जब A इज लेस देन B होगा और कैरी जनरेट होगा, उसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू कम होगी B से। तो लेट्स कंसीडर कि इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 52, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू 64 आएगी, सॉरी A की वैल्यू 52 आएगी और B की वैल्यू 64 आएगी, क्योंकि पहले वाला डेटा 64 है, वो हमने B में डाल दिया था। पहले हम डेटा लेंगे, ये कैसा लिया है, ये कैसा लिया कि पहले 52 लिया, वो एक्यूमुलेटर में आया, उसको B में डाल दिया। तो अभी यहाँ पर 64 है, तो पहले 64 लिया फिर उसको B में डाल दिया, तो B में हमारा 64 है और A में 52 है, तो A इज लेस देन B हुआ, तो मतलब कैरी जनरेट हुई और एस जंप L1 में गया, और वो क्या करेगा, A का कंटेंट B में स्टोर कर देगा, मतलब A का कंटेंट B में स्टोर कर देगा, मतलब अभी हमारा B क्या हो जाएगा, 52 लिस्ट नंबर हो गया। इस ये दोनों में से जो लिस्ट नंबर है वो सेव हो गया, और फाइनली आंसर भी हमको कहाँ मिलता है, D में मिलता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट और इंस्ट्रक्शंस। अभी यहाँ तक नहीं समझ आया तो हम पहले से भी एक बार रिपीट करेंगे 2-3 इंस्ट्रक्शन को सेम लेके, और फाइनली स्टॉप, जहाँ जो यहाँ से स्टॉप आएगा, सभी डेटा ले लिया, उसके बाद हमारा आंसर कहाँ मिलेगा, B में मिलेगा, उसको R1 में ले लेंगे और यहाँ पे एंड करवा लेंगे। अभी रुको, ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अभी हम चलते हैं वापस पहले से, यहाँ से मूव द कंटेंट ऑफ A इंटू DPTR, मतलब अभी ये भूल जाओ, ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास। पहले हमारा एक्यूमुलेटर में गया, वो B में गया डेटा, R0 एक कम हुआ, वो फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट DPTR हुआ, मूव द कंटेंट ऑफ
DPTR 64 में गया, फिर उसने अपने दोनों को कंपेयर करवाया, तो इधर आपको पता है कि A इज लेस देन B है, सॉरी A इज ग्रेटर देन B है। A क्या है 64 है और B क्या है 52 है, तो इज ग्रेटर देन B, तो कैरी जनरेट नहीं होगा। तो कैरी जनरेट नहीं होगा तो यहाँ से हमने A1 पे जंप किया, क्योंकि ये कब जानेगा जब इक्वल दोनों नंबर हो तब। अभी A1 पे जंप किया, जंप इफ नॉट कैरी देन L3, और दूसरे नंबर के लिए लेने लगा। तो दूसरे नंबर के लिए क्या आएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, और जो हमारा एक्यूमुलेटर है वो 5F हो जाएगा। 5F क्यों होगा कि ये 2 हुआ, तो 2 पे कौन सा डेटा है 5F है। अभी दोनों का कंपैरिजन होगा, फिर से कंपैरिजन होगा, तो आप देख सकते हो A भी ग्रेटर देन है B से। 5F इज ग्रेटर देन 52, हमारे A में 5F है और B में 52 है, तो फिर से कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा। तो कैरी जनरेट नहीं होगा तो वो क्या होगा, जंप इफ नॉट कैरी देन L3, अगेन वो स्टार्ट होगा, ये एक डिक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट हो गए। अगले वाले में मैंने भूल गया था, तो 8 हो गया था ऐसा मान लो, अभी 7 हो जाएगा। अगले बीच में उसके पहले वाले में मैं भूल गया इसको डिक्रीमेंट करवाना। अभी इंक्रीमेंट होगा 3002 से डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा 3003 हो जाएगा। अभी उसके ऊपर कौन सा डेटा है 37 डेटा है, तो हमारा एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा हो जाएगा 3003 पे 37 है, तो मूव x @dptr, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। अभी कंपैरिजन करेगा A और B के साथ, तो आप देख सकते हो अभी जो हमारा A है वो 37 है और B है वो हमारा 52 है। तो आप इधर से देख सकते हो कि A इज लेस देन B है। अब ऐसा सोच सकते हो, दिख रहा है कि A इज लेस देन B, तो यहाँ पर कैरी जनरेट होगा। तो कैरी जनरेट होगा तो हम जंप इफ नॉट कैरी तो यहाँ पे आ जाते थे, लेकिन जब कैरी जनरेट हो रहा है तो एच जंप L1, तो वो जो कम नंबर है वो इधर 37 वाला स्टोर हो जाएगा। फाइनली मैंने पहले ही बोल दिया था कि बी रजिस्टर हमारा इम्पोर्टेंट है। बी रजिस्टर हमेशा जो लिस्ट डेटा है उसको सेव करके रखता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन। और मैं पहले से ही बोल कर रहा हूँ कि क्यों हमारा आंसर बी रजिस्टर में स्टोर होगा। सो फाइनली ऐसे सब आगे तक चले जाओगे और फाइनली जो आंसर 0 है वो आपको R1 में मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, अभी ये 37 हुआ, उसके बाद अगेन ये डिक्रीमेंट होगा 07 से 06 होगा, फिर से वो DPTR एक इंक्रीमेंट होगा 3004 पे 50 डेटा है तो वो एक्यूमुलेटर में आ जाएंगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ये आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि A इज ग्रेटर देन B, अभी आपका एक्यूमुलेटर 50 है और B क्या है 37 है, तो ये दो A इज ग्रेटर देन B होगा, तो उसके लिए कैरी जनरेट नहीं होगा, तो वो कहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर से वापस यहाँ आ जाएगा। अभी फिर से वो कम होगा 5 होगा, 5 होने के बाद अगेन ये इंक्रीमेंट होगा 3004 से 3005 हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सा डेटा है 0A डेटा है, तो एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 0A आ जाएगा। अभी अगेन A क्या है हमारा 0A है, A में क्या मिला हमको 0A, और B में क्या है, B में ऑलरेडी 37 है। तो अभी आप देख सकते हो कि A इज लेस देन B, तो कैरी जनरेट होगा। कैरी जनरेट होगा मतलब वो यहाँ से जंप इफ नॉट कैरी, ये तो कैरी नहीं है तब जंप करेगा, लेकिन जब कैरी है तो वो फिर से L1 पे जाएगा और हमारा लिस्ट नंबर है उसको B में डाल देगा। मतलब हमारा जो फाइनली नंबर था 0A वो हमको मिल गया। फिर वो अगेन आप देख सकते हो 0A से जो भी रिमेनिंग कंटेंट है वो बड़े हैं। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन लाइक दिस वे, आप ये चेक भी कर सकते हो। आप जब केल में लिखोगे ना तो ये जो वैल्यू मैं इधर चेंज कर रहा हूँ ना वो एक्चुअली वो टेबल में चेंज होगा जब आप डिबगिंग करके रन करवाओगे। तो ये जो वैल्यू आप कंपेयर करवा के देखना, सेम वैल्यू चेंज हो रही, जैसे मैं इधर चेंज की, जैसे R0 चेंज किया, A चेंज किया, तो ये सेम वैल्यू उसमें भी चेंज होगी। उसके हिसाब से आपको फाइनल आंसर B में मिल जाएगा और वो R1 में स्टोर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी जस्ट कमेंट इट, and thanks for watching this video.